Hello students, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी कंपटीशन हब एंड एज इट इज आपको दिख रहा होगा 56 यहाँ पे नंबर सीरीज ऊपर, यानी कि इससे पहले भी कई सारी वीडियोस हैं इस पे, उनको जरूर देख लेना। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आर एस अग्रवाल की ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक की तैयारी करते हो, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, या फिर आप कोई भी एग्जाम तैयारी करते हो जहाँ पे क्वांट पूछा जाता है लाइक एनटीपीसी एक्सेट्रा, कोई भी वहाँ पे डेफिनेटली ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। बिकॉज मेरा जो तरीका होगा वो काफ़ी रॉ तरीका है, काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करके सारी वो चीज़ें मैं बता दूंगा आपको जो आपको चाहिए, और आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो मेरे साथ ये सीरीज कंप्लीट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या है कि मेरी जो भी वीडियोज होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए और डिले ना करते हुए 56 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2-1/3, 2-3/5, 2-5/7 और ऐसे सो ऑन करके लास्ट में 2-997/999। अब ये कटना तो है, इसका आंसर काफी छोटा आना है, आपको पता ही है। तो क्यों ना इसको देखेंगे कैसे काटेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो 3×2 = 6 - 1 5/3 ये आएगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 10 - 3 7/5 आएगा। इसको करोगे तो 14 - 5 11/7 आएगा, एंड सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1998 में से 997 घटाओगे, 1998 में से 997 घटाओगे तो 1001/997 आएगा। यही तो आपको निकालना है। अब आप देखोगे कि कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ कट तो रहा है। इसमें क्या कट रहा है, ये वाले सब कटते चले जाएंगे। ये जैसे ये 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, एंड सो ऑन। 11 से इधर 11 जो मैंने लिखा नहीं है वो कटता चला जाएगा। यहाँ पे 997 होगा जो इससे कट जाएगा, है ना। तो आपके पास देखोगे कि वैल्यू क्या बचेगी, ऊपर यहाँ पे 1001 और नीचे 3 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ेंगे। चलिए 57 नंबर सवाल अगेन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है किसी प्राकृत संख्या n के लिए इतना का मान क्या होगा। सदैव 1 होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा, सदैव 1 से छोटा होगा, या फिर निश्चित नहीं। ठीक है, तो आपके सामने इसी को सॉल्व करना है ना। n का मान निकालना हो तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें मैंने बताया था कि 1/1 × 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिकॉज अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 2 ऐसे करोगे ना, और 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि 1/1 × 2 यही तो होगा। ऐसे ही इन सबको भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो ये जो सीरीज होगी इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 ये सेम ही होगा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू यही होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस 1/3 - 1/4 प्लस सोन। यहाँ पे हो जाएगा 1/n - 1/n+1, यही तो होगा। अच्छा चलो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये सब कटते चले जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे कट जाएंगे। यानी कि आपके पास क्या बचा, 1 - 1/n+1। इसको सॉल्व कर लो, n+1 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा n+1 - 1, तो -1 + 1 खत्म, n/n+1। अब देखो, अब ऑप्शन पे आओ, कह रहा है कि सदैव 1 होगा। क्या इसकी वैल्यू 1 होगी, n का मान कुछ भी रख लो। सपोज मैं n का मान 2 रखता हूँ, तो 2 + 3, 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 2/3। तो 1 तो कभी नहीं होगी, है ना, चाहे यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रख लो, बिकॉज ये ऐसे ही दिख रहा है, n/n होता तभी तो 1 होता, n+1 है, यानी कि हर में ज्यादा है, हर में ज्यादा है मात्र नंबर। इसका मतलब कि ये हमेशा 1 से छोटा होगा, ये हमेशा 1 से छोटा है। यहाँ पे n है, यहाँ पे n+1 है। अब किसी संख्या में
उसके एक ज्यादा से भाग दोगे तो क्या होगा, एक से तो कम ही आएगा ना, चाहे संख्या कुछ भी हो, चाहे संख्या 5 हो या 5000 हो। अगर इसमें एक कम से भाग दोगे तो क्या होगा, एक ज्यादा से भाग दोगे तो क्या होगा, ये हमेशा एक से कम ही तो आएगा, एक से कम आएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सदैव एक से छोटा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है 58 नंबर। यहाँ पे सवाल है 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 किससे विभाज्य होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर इसमें मैं 4 का पावर 61 कॉमन ले लूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। कैसे, अब देखो 4 का पावर 61 यहाँ से उठा लिया तो बचा क्या, एक। यहाँ पे 4 का पावर 62 था, 4 का पावर 61 निकाल लिया तो 4 ही तो बचेगा, 4 का पावर 1 बराबर 4 ही होगा। तो यहाँ पे 4 का पावर 2, यहाँ पे 4 का पावर 3 बचेगा, है ना। है बिल्कुल सिंपल, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसका वैल्यू निकालिए, तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 5 और 16 कितना, 21, 21 और 64 85 आएगा। तो 4 का पावर 61 इंटू 85 आएगा। अच्छा, अब हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी से कटाना है तो पहले देखो, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 10 से अभी तो नहीं कटेगा, ओके। 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 4 का पावर 60 लिख सकते हैं, इसको इंटू 4 लिख सकते हैं, सेम ही है ना, क्योंकि एक पावर जुट जाएगा तो 61 हो जाएगा। तो 4 का पावर 61 को हम 4 का पावर 60 इंटू 4 लिख सकते हैं, जनरल मैथ इंटू 85 लिख सकते हैं। अच्छा, सही है ना। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 4 का पावर 60 इंटू इसमें से 5 ले लो और इसमें से 2 ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 17। इसको लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किसी से कटेगा कि नहीं, तो डेफिनेटली 5 इंटू 10 हो जाएगा, तो 10 से कट जाएगा। अगर हम 10 से भाग दें, बिकॉज 3 से तो लगना नहीं है, 3 से तो लगना नहीं है, 85 में लगेगा नहीं कभी भी, और 11 से भी नहीं लग रहा था, 13 से भी नहीं लग रहा था, लेकिन 10 से हमें दिख रहा था कि 4 है और 85 है, तो इसको हमने तोड़ लिया, तो इसकी वैल्यू 10 ही तो होगी। अगर नीचे 10 रखोगे तो ये कट जाएगा, है ना। तो आंसर आपका हो गया बी 10। अब ये सवाल देखो 59, बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। कह रहा है कि यदि n एक सम संख्या है तो 6 का पावर n-1 निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। तो भाई सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है, 2 या 2 से डिवाइड हो जाए जो संख्या, वो सम संख्या होती है। तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 या फिर 2 से डिवाइड होने वाली ही संख्या आने वाली है। तो सबसे पहले तो 2 ही रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 का पावर 2-1, ये क्या हो जाएगा, 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। सबसे पहले दिख रहा है कि इसमें से कौन सा है, तो डी 35 से कटेगा। अच्छा, यहाँ पे चलो 6 का पावर 4 भी रख लें तो भी बात वही होगी। 6 का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 4 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 1 और 6 का स्क्वायर माइनस 1। इस केस में भी इसकी तो वैल्यू 35 ही है ना, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 35 कर सकता हूँ मैं, ये भी 35 से होगा, एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे 6 का पावर 6 भी रखोगे तब भी वो 35 से कट जाएगा, 6 का पावर 8 रखोगे, कुछ भी रख लो, कोई भी सम संख्या रख लो यहाँ पे, तो 35 से ही वो आसानी से कट जाएगा। तो आंसर आपका 35। अब ये जो सवाल है 60 नंबर, ये एक समानांतर श्रेणी पे बेस्ड एक सवाल है। अब आप कहोगे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है सर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, लिख दिया है, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा और इसको नोट डाउन भी कर लेना। तो सबसे पहले समझो कि समानांतर श्रेणी होता क्या है। ये एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें अगर आप गैप निकालोगे ना, दूसरे आगे वाले टर्म में से उससे पहले वाला टर्म माइनस करोगे, हर में सब में वो सिमिलर होगा। जैसे इस केस में कहूँ कि अगर 52 में से 51 घटाओगे तो 1 होगा, फिर यहाँ पे 53 में से
52 घटाओगे तब भी एक ही होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ये समानांतर श्रेणी मतलब कि इन सभी के बीच में समान अंतर है, इसी को समानांतर श्रेणी कहते हैं, समान अंतर समानांतर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। अगर जो घटाओगे, जैसे मान लो कि ए प्लस डी में से ए घटाऊं तो ए बचेगा, ठीक है। ए प्लस डी में से ए घटाऊं तो डी बचेगा, सॉरी। और यहाँ पे अगर मैं इस टर्म में से इस टर्म को घटाऊं तब भी डी बचेगा, इसमें से इसको घटाऊं तब भी डी बचेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी क्या है, सार्वंतर है। अगर ये ए फर्स्ट टर्म है, डी सार्वंतर है, तो एक फॉर्मूला होता है, एक क्या दो तीन फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, ये फॉर्मूले जान लो। एनवा पद अगर निकालना हो, ऐसी श्रेणी हो और कहे कि ठीक है मुझे 500वां पद बताओ, तो भी निकाल सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, एनवा पद का फॉर्मूला है ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अगर इनका योग निकालना है, जो हमें इसमें करना है, योग निकालना है, तो n बाई टू इंटू टू ए माइनस एन ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है। और एक ये फॉर्मूला भी है n बाई टू ए प्लस एल। अगर लास्ट टर्म दिया है तो, कई बार लास्ट टर्म नहीं देते हैं, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म भी है, हमें लास्ट टर्म भी है, तो किस पे बैठेगा ये, हमारा ए क्या है यहाँ पे 51, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है हमारा 100, ठीक है। फर्स्ट टर्म 51, लास्ट टर्म 100, और हमें n नहीं मालूम है। अच्छा, n यहाँ से क्या पता चल सकता है, डेफिनेटली पता चल सकता है, बिकॉज 51 से n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है इसमें, तो 51 से 100 अगर आप काउंट करोगे, 51 एक हो गया, 52 दो हो गया, तो अगर आप काउंट करोगे तो ये 85 तो आएगा, बिकॉज 1 से 50 50 होता है, 51 से 100 50 होगा, 1 से 100 100 ही होता है। तो अगर 1 से 50 50 है और 51 से 100 50 ही होगा, डेफिनेटली जनरल सा मैथ है। तो n आपका यहाँ पे आ जाएगा 50। अब इसकी वैल्यू जो है ना, इस वाले की वैल्यू इसमें रख देते हैं। n यहाँ पे क्या है 50 है हमारा, इसकी इसमें 50 बाई 2, ठीक है, ये 50 है, और इंटू a प्लस एल क्या हो जाएगा, a है हमारा 51 और l दिख रहा है 100, तो यानी कि 151 हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसको दो बार में कटाओ, 2 से कटाओगे तो 25 हो जाएगा। 25 को 151 से गुना करके देखते हैं, तो 25 से कम 25 हाथ में 2, 25 बचे 125 और 2 127, हाथ में 12, 25 और 17 37, यही आपका आंसर होगा 3775। तो ये श्रेणी आपको पता होना चाहिए। इस पे बहुत सारे सवाल कर सकते हो, इस पे सवाल करना बड़ा आसान हो जाता है। एक बार इसको समझ गए तो इस पे प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन को। समानांतर श्रेणी आपको पता होना चाहिए। एक तरीका और भी है, वो तरीका मैं समझता हूँ कि थोड़ा लेंथी है, उससे अच्छा ये तरीका है, तो इसी पे आप हमेशा इसको अप्लाई करना, ठीक है। चलो तो 61 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये भी एक सीरीज है। ये सीरीज देखो, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस सोन एंड लास्ट में 20 का स्क्वायर है। तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई श्रेणी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके आगे बढ़ती है, n नंबर तक जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1। यही फॉर्मूला इसमें बिठाना है, ठीक है। लेकिन बिठाएंगे कैसे ये फॉर्मूला, ये तो यहाँ पे 1 से नहीं है, 11 से है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक पहले एक सीरीज बना लें, और इसी में से माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस कर लेते हैं 1 से लेकर 10 तक की सीरीज। तो 11 से 20 तक की निकल जाएगी, है ना। समझो बात को, 1 से लेकर 20 तक की मैंने पहले सीरीज लिख ली, और उस सीरीज में से 1 से लेकर 10 तक की घटा ली, तो क्या बचेगा 11 से, बिकॉज ये घटाओगे तो कट ही तो जाएंगे ये सब, है ना। ऐसे भी, अच्छा चलो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। ये ऐसा होगा, और यहाँ -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -3 स्क्वायर एंड सो ऑन, 10 का स्क्वायर।
तो ये आपका क्या होगा, ये 10 तक वाले कट जाएंगे, बचेगा क्या, यही तो बचेगा, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये इसलिए किया गया है ताकि हम ये फॉर्मूला इसमें लगा सकें। चलो ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे अगर पहले इस वाले में लगाओगे तो 1/6 इंटू एन कितना है, यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, टर्म्स, n इज इक्वल टू टर्म्स। ठीक है, तो n टोटल यहाँ पे 20 है, तो 20 हो जाएगा, 1/6 इंटू एन है। फिर n प्लस 1 है, यानी कि 20 प्लस 1 21। फिर क्या है, इंटू 2n प्लस 1, तो 20 दूना 40 है, 41। और हमें ये माइनस भी तो करना है, तो ठीक है, इसमें से माइनस कर लेते हैं। 1/6 इंटू, अब यहाँ पे n कितना है 10, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, और 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21, यही तो होगा। चलो ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन क्या दिख रहा है, 1/6 तो पहले सबसे पहले मुझे दिख ही रहा है। फिर मुझे दिख रहा है 21 भी कॉमन है, तो चलो 21 को भी निकाल लेते हैं। फिर क्या कॉमन दिख रहा है 10, क्योंकि यहाँ पे 20 है तो 10 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो इंटू 10 कॉमन ले लेता हूँ। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1/6 खत्म हो गया, 20 की जगह 10 लिया है तो 2 बचेगा, तभी तो ये 20 होगा अगर 10 में 2 से गुना करोगे। और यहाँ पे 21 मैंने ले ही लिया है, 41 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, तो यहाँ पे तो 10 हमने हटा ही दिया, 21 हटा ही दिया, तो यहाँ पे अब 1/6 हटा ही दिया, तो 11 ही तो बचेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर निकालोगे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, इस चीज़ की अब जरूरत नहीं है ना। तो अब अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/6 इंटू 21 इंटू 10 इंटू, यहाँ पे ये कितना 82 में से अगर 11 घटाओगे तो 71 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा आपका, अगर 5 बार में ये गया 3 तो ये 7, 35 को हमें 71 से गुना करना है, तो 35 से कम 35, हाथ में कितना 3 है, और 35 में 7 से गुना करोगे तो पहले 35 में 30 सॉरी 7 में 30 से गुना कर लो, तो कितना हो जाएगा 210, और 7×5 = 35, मतलब 245 है ना। 245 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 248, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भाई नोट कर लेना, इसका उपयोग आपको मिलेगा जब भी स्क्वायर वाली सीरीज आएगी, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना होगा। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 2870 हो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लास्ट में 40 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा, ये मान आपके पास दे रखा है, ठीक है, तो हमें अगर ये वाला जो सीरीज है इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सके तो हमें आसानी हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 स्क्वायर से शुरू है, और 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, ये सीरीज भी जो है वो इस टाइप की नहीं है। तो हम इस काम करेंगे, हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 2 स्क्वायर कॉमन ले लें, 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक बचेगा यहाँ पे, एक यानी तो एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अगर 4 का स्क्वायर मतलब कि 4×4 में से 2 का स्क्वायर यानी कि 1 4 हटाओगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा, है ना। प्लस ऐसे ही ये करके 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अब आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2870, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। 4 में अगर 2870 से गुना करोगे तो कितना होगा 0 8 34 3, ये होगा आपका आंसर 11480। सिंपल। अब 63 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 225 का पावर 0.2 गुने 225 का पावर 0.3 बटा 225 का पावर 0.8 गुने 225 का पावर 0.2 बराबर वाट। तो एक चीज तो दिख रही है कि ये तो ऐसे ही कट रहा है ना, दोनों का पावर सेम है, सब कुछ सेम है। बचा क्या 225 का पावर 0.3 बटा 225 का पावर 0.8,
ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम जानते हैं कि अगर भाग में ये संख्या हो तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 225 का पावर 0.3 माइनस 0.8 हो जाएगा। सिंपल जनरल सा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाता है, ऊपर जाएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या हो गया, 225 का पावर माइनस 0.5। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 25 है, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर गुने माइनस 0.5 को हम लिख सकते हैं माइनस 1/2, है ना। 0.5 इज इक्वल टू 1/2। तो ये गया 15 का पावर -1। अब -1 है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा। 15 का पावर 15 का पावर -1 है, मतलब कि ये 1/15 आपका आंसर, है ना। बिकॉज अगर माइनस को नीचे लाओगे प्लस हो जाएगा, या फिर प्लस को ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो मतलब ऊपर नीचे करने से साइन बदलता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते इकाई अंक पे वाले सवाल अब आ चुके हैं। कह रहा है कि संख्या 2137 का पावर 753 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, ये अंक। अच्छा ये अंक चाहिए हमें, इकाई अंक ही चाहिए, तो हमें इनसे क्या मतलब, इसको हटाओ। 7 का पावर अगर 753 आप निकाल सकते हो तो आपका इकाई अंक आ जाएगा। अच्छा इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं, इससे पहले ये समझ लो, किसी भी संख्या को 4 बार गुना करोगे ना तो उसके इकाई अंक पे 1 आ जाएगा, चाहे कोई भी हो, 7 हो 6 हो सॉरी 7 हो 3 हो 2 हो, है ना, उसके इकाई अंक पे 1 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन 2 का नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा, है ना। तो लेकिन 7 का आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई अगर क्योंकि गुना करके देखो, 7 7 49 9 आया इकाई अंक पे, फिर 7 से गुना करोगे 63, 3 आया इकाई अंक पे, फिर 3 में अगर 7 से गुना करोगे तो 21 आएगा, यानी कि इकाई पे 1 आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 4 बार गुना करने से 1 आ जा रहा है, तो ठीक है, 4 बार गुना करने से 1 आ जा रहा है, तो मैं इसको 4 से भाग देता हूँ। 7 का पावर 4 से भाग दोगे तो ये जाएगा कितने बार, 188, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। यानी कि 7 का पावर 752, ये सब इनको कैलकुलेट करोगे तो 1 ही आएगा इकाई पे। लेकिन बच जाएगा क्या, 7 का पावर 1, बिकॉज ये आपका रिमाइंडर है। तो ये 7 का पावर 1 हो जाएगा आपका 7 ही होगा, यानी कि इकाई पे 7 आएगा। अब एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर से समझना। यहाँ पे हमें 7 का 7 का पावर 53 निकालना है, तो मैं इसमें सीधा 4 से भाग दूंगा। रिमाइंडर जो बचेगा वही आपका इकाई अंक होगा, ठीक है। रिमाइंडर और इस पे रख दो, और जो ये आएगा वैल्यू वही उसमें जो इकाई होगा वही आपका इकाई होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें रिमाइंडर मेरा कटाने पे 188 बार में जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो 7 का पावर 1 यानी कि आपका 7 हो गया इकाई का अंक। सिंपल है, मैंने लॉजिक भी बता दिया कि 7 करोगे तो 1 ही आएगा इकाई के अंक पे, 1 आएगा इकाई के अंक पे, ठीक है। तो यानी कि 7 आपका आंसर। चलिए देखते हैं आगे अगला सवाल। अच्छा इस सवाल को करने से पहले, चूंकि अब हम इकाई अंक निकाल रहे हैं, तो इसमें इकाई अंक निकालना है, ठीक है। संख्या इतना का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालना है तो थोड़ा सा इकाई अंक निकालने के कुछ नियम जान लीजिए। होता क्या है कि जैसे संख्याएं क्या हो सकती हैं इकाई अंक पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकती हैं। इकाई संख्या पे यही हो सकती हैं संख्याएं, और हमें पावर दे देगा ऊपर। तो बेसिकली इकाई संख्या में अगर हमें निकालना हो पावर, अगर इतना बड़ा बड़ा दे रखा हो, तो इसके कुछ नियम है। जैसे कि 0 1
और 5 6, 0 1 5 6 के ऊपर कितना भी बड़ा पावर हो, कितना भी बड़ा, चाहे लाखों लगा दो, करोड़ों लगा दो, इकाई अंक पे यही सेम वैल्यू आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि 0 के ऊपर अगर आप 1 लाख पावर लगा दो, है ना, चलो जितना मन करे उतना लगा दो 0 के ऊपर, अल्टीमेटली आएगा क्या, 0 ही आएगा, है ना, बिकॉज 0 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा, चाहे जितनी बार कर लो। वैसे ही 1 पे कितना भी पावर लगा लो, जो भी लगाना है, 1 को जितनी बार गुना करोगे 1 ही आएगा अल्टीमेटली। वैसे ही 5 पे कितना भी पावर लगा लो, 352 मान लो, 5 को कितनी बार भी गुना कर लो 5 ही आएगा, चाहे 2 बार करो चाहे 3 बार करो, अल्टीमेटली 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 को भी कितनी बार गुना करके देख लो, 6 6 के 36, और फिर हर बार 36 36 रिपीट होता जाएगा, तो 6 का भी सेम ही आना है। तो यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 6 हो तो आपका जो यूनिट डिजिट के ऊपर कितना भी पावर लगा दो, इकाई अंक क्या आएगा, सेम ही नंबर आएगा। 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, है ना। अब ये तो हो गई 0 1 5 6, लेकिन बाकी भी तो है, बाकी 2 3 4 7 8 9 ये भी तो है। अच्छा, इनमें क्या होता है, इनमें एक नियम जान लो, अगर 2 है 3 है 4 है 8 है 9 है, तो इनमें क्या नियम है 2 3 4 7 8 9, ठीक है। अगर ये है तो क्या है, ये हो तो आप एक नियम जान लो कि कोई भी संख्या इनमें से अगर इनको 4 बार गुना करोगे और 5वीं बार जब गुना करोगे ना, तो ये संख्या सेम ही आ जाएगा, इसके इकाई अंक पे 2 ही आएगा। कैसे, देखो 2 गुने 2 4 होता है, 4 गुने 2 8 होता है, 8 गुने 2 16 होता है, ठीक है। यहाँ तक ये चेंज हो रहा है, हर बार इकाई संख्या चेंज हो रही है, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। लेकिन जैसे ही 16 को फिर से 2 से गुना करोगे तो 32 आएगा, यानी कि इकाई संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 बार में ही गड़बड़ हो रहा था, लेकिन 5वीं बार में सेम ही आ गया, सेम इकाई अंक आ गया। ये फॉर्मूला जो है ना सब पे लगता है, इन सब पे लगेगा, ठीक है। जैसे कि 3 के साथ देख लो, 3 को 1 2 3 4 और 5वीं बार जब करोगे तो लास्ट में 3 ही आएगा। कैसे, 3 3 का 9, 9 3 27, यहाँ पे पहले 9 आया इकाई में, फिर 9 3 27, यहाँ पे 7 आ गया, फिर 9 7 21 1 आया, फिर अगर 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 आएगा, है ना। अगर ऐसे भी 3 3 3 3 3 अगर गुना करोगे तो 243 होता है, यानी कि इकाई अंक 3 ही आएगा। वैसे ही सेम 4 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। अब इसी पे सारी चीजें बेसिस है ना। तो भाई अब देखो कि 5वीं बार में जब रिपीट हो जा रहा है, 5वीं बार में जब रिपीट हो जा रहा है तो कुछ तो क्लू दे रहा है हमें। क्या क्लू दे रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई संख्या मान लो, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमें इकाई ही तो निकालना है, तो 3 का ही लेते हैं, 3 का पावर 2003, हमें इसी से मतलब है, बाकी से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, इकाई अंक ही तो निकालना है। अच्छा, आप देख रहे हो कि ये इसका पावर 2003 है, तो आप देखते हो कि 4 बार ही गड़बड़ होता है, 5वीं बार तो सेम ही हो जाता है, तो क्यों ना इसको 4 से भाग दे दें। सिंपली 4 से भाग दोगे तो ये 500 बार में जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3, और यही रिमाइंडर 3 के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है। यही रिमाइंडर 3 के ऊपर चढ़ा दो और इसको कैलकुलेट कर लो, जो इकाई आए वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 3 गुने 3 बराबर कितना हो गया, 3 3 का 9 और 9 3 27, यानी कि 7 इकाई अंक आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। और ये चीज 0 1 5 6 पे भी लागू होता है, लेकिन हम जानते हैं कि इस पे कितना भी पावर चढ़ा लो तो इसकी वैल्यू, अगर मान लो 0 पे कितना भी पावर चढ़ा है 0 ही होगा, 1 पे कितना भी पावर चढ़ा है 1 ही होगा। तो इस पे ये मत लगाना, इस पे भाग मत देना, इसको तो देखते ही अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक निकालना हो और उसका ऑलरेडी इकाई अंक 1 हो और इस पे 1 लाख हो, कुछ भी हो पावर, तो कोई मतलब नहीं, 5 हो 6 हो,
तब भी कोई मतलब नहीं है, इसका जो इकाई अंक आएगा वो सेम ही आएगा। और बाकियों को 4 से भाग देके जो बच गया वही आपका इकाई अंक हो जाएगा। इतनी सी बात बस समझ जानी है, आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और, मान लो कि अगर 3 का पावर 372 है या फिर 375 है मान लो, तो यहाँ पे, या फिर 76 मान लो, 376 एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर क्या कुछ बचेगा? 4 से भाग दोगे तो नहीं बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि 9 9 चौका 36 और 4 चौका 16, लेकिन रिमाइंडर क्या है? 0। तो जहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना बचे वहाँ पे 4 ही पावर हो जाएगा उसका, वहाँ पे 4 ही पावर हो जाएगा। अगर मैं इसका 3 का 376 पावर रखूँ और कहूँ कि 3 का इकाई अंक बताओ, तो इसको सिंपली अगर कट जा रहा है पूरा, 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो इस पे रिमाइंडर जो बचेगा वो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना, 4 लिखा जाएगा। ये गलतियां होती हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ कि जहाँ 0 आएगा वहाँ 4। अगर ये 377 होता तो मैं लिख देता कि भाई ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 3 का पावर 1 होता, लेकिन 0 है तो 4 ही लिखना है। ये सब पे लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपके सामने ये इकाई अंक वाले 3 सवाल मैंने लिख लिए। पहला सवाल कह रहा है कि संख्या कोई 22 का पावर 23 है तो इसमें इकाई अंक कितना है। तो देखो, हमें इकाई अंक से ही तो मतलब है, तो 2 का पावर 23 से मतलब है हमें। और मैंने क्या बताया था कि 4 से भाग देना है इसको, 4 से भाग दोगे और जो रिमाइंडर होगा वही चढ़ा देना। रिमाइंडर इस केस में 3 होगा। ठीक है, यानी कि 2 को 3 बार गुना करोगे तो कितना होगा? ये होगा 8। इकाई अंक आपका 8 हो गया। चलो 67वां देखते हैं। 7 का पावर 105 है, तो 105 में 4 से भाग दे दो, कितना होगा? ये चला जाएगा 2 26 बार में, है ना। 25 और 1 26, 26 बार में चला जाएगा। बचेगा कितना आपके पास? 1 बचेगा। तो 7 का पावर 1 रिमाइंडर, यानी कि आपका 7 ही आंसर होगा। 7 आपका इकाई अंक। नेक्स्ट कह रहा है कि इतना में इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक से ही मतलब है ना, तो हम इकाई अंक वाले गुना कर लेते हैं इकाई अंक को अलग करके। यहाँ पे 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3, इसमें जो इकाई आएगा वही आंसर होगा। जैसे 8 चौका 32 में 2 इकाई, और 7 गुना 14 में 4 इकाई, फिर 4 3 12 में 2 इकाई, तो इकाई पे क्या आएगा? 2 आएगा। ये 3 सवाल हो गए, है ना। चलो अब ये और 3 सवाल देख लेते हैं। 69 कह रहा है, सब में इकाई अंक निकालना है। सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले 69 को देखते हैं। 69 में कह रहा है कि इतना का पावर 153 गुने 671 का पावर 72 में इकाई अंक क्या होगा। तो हमें तो मतलब इसी से है ना, 7 से। ये हटाओ, 7 का पहले इकाई अंक निकालते हैं। यहाँ पे 4 से भाग दोगे तो 4 3 12, और बचा कितना? 3। 8 चौका 32, यानी कि 7 का पावर 1 यहाँ पे बच रहा है, इंटू अब 1 का पावर तो कितना भी रख दो। क्या बताया था मैंने? 0 1 5 और 6 के ऊपर कितना भी पावर हो तो मतलब आपसे कुछ नहीं है, वही आना है, 1 ही आना है। या फिर अगर 5 है तो 5 ही आना है, 0 है तो 0 ही आना है, यानी कि तो 1 ही आएगा। अब ये 7 का पावर 1 तो 7 ही होता है, 7 गुने 1 बराबर 7। यहाँ पे इकाई अंक आपका 7 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे माइनस वाला सवाल है। ठीक है, तो 7 के ऊपर 95 है। ठीक है, तो 4 से भाग दे दो, तो ये जाएगा 2 3, और रिमाइंडर बच जाएगा आपका यहाँ पे 3। 7 का पावर 3 रिमाइंडर, माइनस 3 का पावर इसको 58 है, तो 4 से भाग दे दो, तो 1 और बचा 1 16, यानी कि 4 बार में जाएगा। फिर भी आपके पास 3 का पावर 2 बच जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके इकाई अंक निकाल लो। 7 को 3 बार करोगे तो 343 होता है ना, होता है ना। 7 का क्यूब 343 होता है, तो हमें तो इकाई अंक से ही मतलब है। तो 3 माइनस यहाँ पे 3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, है ना, 9 आएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इकाई अंक पूछा है तो माइनस में इकाई अंक तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हम 43 रखेंगे, है ना। 43 रखना पड़ेगा,
क्योंकि अगर मान लो मैं ओनली 3 और -9 करूँ तो -6 हो जाएगा, लेकिन ये तो संख्या 343 है ना, 343 में से अगर 9 घटाओगे तो कितना होगा, 334, यानी कि इकाई अंक पे आपका 4 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये जरूरी है इसलिए, बिकॉज अगर कभी भी नेगेटिव में इकाई अंक नहीं आता है तो इसके लिए आपको ये वैल्यू एक और बढ़ा के लेनी पड़ेगी, या फिर यहाँ पे एक और मानना पड़ेगा, तभी आप घटा सकते हो, सिंपल। अगला है इंटू वाला है। इंटू वाले में क्या होगा, 4 का यहाँ पे देख रहे हो, 4 का इकाई अंक निकालना है तो पहले इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है, 1 बचा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर भी बच गया कितना, 3, फिर 8 बार में जाएगा, फिर भी 1 बच गया, यानी कि 4 का पावर 1 ये बच गया। और मैंने क्या बोला था, 5, 0, 1, 5 और 6 के ऊपर पावर कितना भी हो, अगर 5 के ऊपर कितना भी पावर रखोगे 5 ही होगा, और यहाँ पे 1 के ऊपर कितना भी पावर रख लो 1 ही होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का 20, 20 यानी कि इकाई अंक क्या होगा, 0, 0 आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 72 नंबर। इनका भी इकाई अंक ही निकालना है, 72 और 73 का। तो यहाँ पे देख लो, 3 का पावर 61 है, यानी कि 4 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे 6 का पावर कितना भी हो, 0, 1, 5, 6 में, है ना, वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कितना भी पावर लगाओ 6 ही होगा। और 7 का पावर 82 है, तो 4 से भाग दोगे तो 7 पे 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्षेत्रीय 18, 18 का 8 ले लो, और 7 7 49, 49 का 9 ले लो, इसको करोगे तो 72, 72 में इकाई अंक 2, इकाई अंक ही तो चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यहाँ पे 7 का इतना पावर करना है ना, तो इसमें 4 से भाग दे दो, तो यानी कि ये बच जाएगा आपका 3, फिर 9, फिर 9, और बच गया रिमाइंडर 3, 7 का पावर 3 रिमाइंडर, ठीक है। और 1 का पावर कितना भी रख लो, होना 1 ही है, और -7 का पावर सेम ही होगा, ये वाला ही होगा, बिकॉज यहाँ पे भी हमने 7 का ही निकाला था, तो 7 का पावर 3, यानी कि देखो 7 का पावर 3 प्लस में और 7 का पावर 3 माइनस में, इन दोनों को कटा दो, आंसर क्या हो जाएगा, 1। चलिए 74 और 75 को सॉल्व करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8,67,000, ठीक है, 943 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर निकालना है हमें, 7 के, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान वह मान होता है जो उसके पोजीशन के हिसाब से निकाला जाता है। जैसे ये पोजीशन इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है, और यहाँ पे 7 है, तो स्थानीय मान क्या होगा, 7000 होगा, 7000 होगा। हमें इनको नहीं लेना है, बिकॉज हमें इसी का स्थानीय मान निकालना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7 यहाँ पे पहले से है, यानी कि 7000। अब जातीय मान वह मान होता है जो उस पर्टिकुलर डिजिट का खुद का मान हो, तो यहाँ पे 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अब इसी का तो अंतर निकालना है हमें, अंतर क्या हो जाएगा, 6993, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है 6,89,235 में 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 9 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9000 है। और ये अंतर किसका मांग रहा है, 3 का, 3 के स्थानीय मान का। तो 3 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, यानी कि 30, है ना। तो कितना हो जाएगा, घटाओगे तो 8,970, ये आपका आंसर। चलिए 76 नंबर देखते हैं। सवाल आपके सामने है, यदि a तथा b पूर्णांक हो जहां b इज ग्रेटर देन 0, तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि 4 दे रखा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ b बड़ा है r से और r बड़ा या बराबर है 0 से, जहाँ b बड़ा या बराबर है r से और r जहाँ बड़ा है वो 0 से, इनको ऐसे, इनमें से कौन सा आंसर होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए
मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बनेगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि जो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला को हम ऐसे जैसे समझो कि जैसे मान लो कि 10 को हम भाग दे रहे हैं 4 से, तो 2 बार में जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8, बचा कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, भाज्य क्या है, भाज्य जो है 10 है जिसमें भाग दिया जा रहा है, भाजक क्या होता है जिससे भाग दिया जा रहा है, भागफल क्या होता है जो यहाँ पे आता है, और शेषफल जो रिमाइंडर होता है, यही तो होता है ना। सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज देखना है यहाँ पे, अब ये कंडीशन को हम लिखते हैं, ये वाला कंडीशन देखते हैं। ए कह रहा है, ए यहाँ पे क्या है, भाजक भाज्य है, जैसे ए कह रहा है ए भाज्य है, बी को ये कह रहा है भाजक है, गुने भागफल कितना है क्यू है, और शेषफल कह रहा है कि आर है। जहां ये कह रहा है कि आर बी जो है आर से बड़ा है, बी जो है आर से बड़ा है, तो हमारा यहाँ पे बी क्या है, बी हमारा है भाजक। 4 जो है वो क्या रिमाइंडर से बड़ा है, तो जी हाँ बिल्कुल बड़ा है, रिमाइंडर आपका यही तो है, यही तो है रिमाइंडर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रही है बातें तो मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कि भाज्य है आपका ए, उसमें भाग दिया जा रहा है किससे, भाजक से, भाजक है बी, तो आपका भागफल कितना आ रहा है क्यू, और शेषफल कितना आ रहा है आपका, शेषफल यहाँ पे आ रहा है आर है। और यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो वाला फॉर्मूला वो भी लिख देता हूँ। 10 में अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूँ और यहाँ पे 2 बार में जा रहा है 8, 2 रिमाइंडर हो रहा है। अब बिठाइए, अब देखिए कह रहा है ए जो है बी क्यू प्लस आर है, और कंडीशन दे रखा है कि बी जो है आर से बड़ा है, तो बी बी यानी कि क्या है आपका ये वाला, यानी कि 4 आर से बड़ा है यानी कि 2 से बड़ा है। जी हाँ, ये तो सही है। दूसरी चीज कंडीशन देखते हैं, आर जो है 0 से या तो बड़ा है या बराबर है। आर क्या है आपका शेषफल है, तो क्या यहाँ पे आर जो है 2 जो है वो क्या वो 0 से बड़ा या बराबर है, तो जी हाँ 0 से बड़ा है 2, तो ये आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है। बिकॉज ऐसे भी एक चीज जान लो कि जो ये रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 होगा, नहीं तो ये 0 से बड़ा होगा। और एक चीज जान लो कि ये जो होगा ना शेषफल, ये कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा, ये भाजक से छोटा ही होगा। अगर भाजक से बड़ा होगा तो कट नहीं जाएगा, है ना, तो कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। तो यही तो ये कह रहा है, तो आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 77वां सवाल, ये बहुत ही आसान सवाल। यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हो कि ए बी इक्वल टू 0, तो भाई देखो ए बी 0 लाना है, और आपके पास ए और बी ही संख्याएं हैं जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, तो या तो ए 0 कर लो तो हो जाएगा, बी कुछ भी रखोगे तब किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते 0 हो जाएगा, या फिर बी 0 रख लो तब भी हो जाएगा, या फिर दोनों 0 रख लो, दोनों 0 रख लो। तो क्या आंसर आ रहा है कि ए 0 रखोगे और बी चाहे कुछ भी हो तब भी हो जाएगा, या फिर और बी 0 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा, या फिर दोनों को 0 रख लो तब भी हो जाएगा। तो सबसे सुटेबल आंसर क्या है, ये है ए 0 हो अथवा बी 0 हो तब 0 हो सकता है, अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 हो, दोनों में से प्रत्येक 0 हो तब भी आंसर हो जाएगा, है ना 0। तो आंसर आपका बी। चलिए 78वां और 79 का आंसर जानते हैं। 18वां कह रहा है कि 78वां कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ये तो मैं कहूँगा कि आप ही कमेंट करके बता देना,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो सबको पता ही होना चाहिए। आई होप कि आपको पता होगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये आपके लिए सवाल हो गया। 79 को मैं सॉल्व कर देता हूँ। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो एक चीज जान लो कि 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है वो 25 है। 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। अब ये आपको पता है, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। तो जब आपको 1 से लेकर 100 के बीच में पता है कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और आपसे कहा है कि 1 से 70 के बीच में कितनी है, तो क्या आप 70 से 100 के बीच का निकाल लोगे तो इसको जो संख्या, जितनी संख्या आएगी उसमें से 25 में से घटा लोगे तो आ जाएगा ना आंसर। तो भाई एक काम करते हैं, 70 से ऊपर कितनी अभाज्य संख्या है पहले देख लेते हैं, और जितना उनका नंबर आएगा उसको इसमें से घटा लेंगे तो हमारा 1 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है निकल जाएंगे। तो 70 से 100 के बीच में सबसे पहला क्या आता है? 71 आता है। 72 नहीं है, 73 है, 73 भी आता है। 73 के बाद 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 78 भी नहीं है, 79 है, ठीक है। 71, 73, 79, उसके बाद 80 नहीं है, 81 नहीं है, 82 नहीं है, 83 है, ठीक है, 83, 84, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87 नहीं है, 89 है, ठीक है। फिर 90 नहीं है, 91 भी नहीं है बिकॉज 13 से डिवाइड हो जाता है, 93 भी नहीं है, 94 भी नहीं है, 95, 96, 97 है, 98, 99 और 100 तो है ही नहीं, ठीक है। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या ऐसी है जो 70 से ऊपर अभाज्य संख्या है। अब मुझे 1 से 100 के बीच में 25 पता है, और मुझे 70 से 100 के बीच में 6 पता है। तो मैं अगर इसको घटा लूँ तो हमारा आंसर तो आ ही जाएगा। तो 6 माइनस कर लेते हैं, यानी आंसर आपका 19 होगा। अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और चीज बता देता हूँ। 1 से लेकर 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है 15, और 50 से फिर फर्दर 100 के बीच में ये है 10। तो आप ऐसे कर लेते, 1 से 50 के बीच में 15, उसके बाद 50 से 70 के बीच में देख लेते हैं, जो कि आता आपका 4, यानी कि 19 आंसर हो जाता। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर सवाल देखिए। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग इसने पूछा है, ठीक है। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन हमें पहले अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेगी, उनको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या होता है? 50 के ऊपर 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 तो होगा ही होगा, 54, 55, 56 भी नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 58 होगा अभाज्य संख्या, और 59 क्या होगा? 59 गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? 51 अभाज्य संख्या 53 और 59, 58 तो कट ही जाएगा यार, मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे 58 तो 2 ही से कट जाएगा। 59, ओके। 53, 59, 61, 61 भी एक अभाज्य संख्या है। इसके आगे 63 नहीं है, 64, 65, 66 भी नहीं है, 67 तो होगा ही होगा, है ना। उसके आगे क्या है? 67 के बाद आएगा 69 नहीं है, 70 भी नहीं है, 68 भी नहीं है, 71 होगा, 73 होगा, देन 77, 74, 5, 6, 7, 8, 9, 79 होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा? 80 वाले में 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 तो होगा, और 83 के बाद सीधा 89 होगा। इनको जोड़ना है हमें, जितनी वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। जोड़ लो। जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? इन दोनों को पहले जोड़ लो, 120 हो गया। फिर ये भी देख रहा हूँ कि 67 और 53 वाला जोड़ने में आसानी होगा, क्योंकि 7 3 10 हो जाएगा इधर, 70 और 50, 120 ये भी हो गया। तो इनका तो काम हमने कर लिया, इसको हटाओ, आओ इधर। फिर 71 है, इधर 89 है, तो इनको जोड़ लो। 71 और 89 है, तो 89 + 1 90, और 70 160 हो जाएगा। इन दोनों का भी काम खत्म करते हैं। बच्चा ये
ये बच्चा तो 7 तिरिका 21 210, इसमें 70 से कितना ज़्यादा 3 9 3 12 और इसमें 13 ज़्यादा 12 और 13 25 होता है, यानी कि 235। यहाँ पे 235 हो जाएगा ये। अब कर लो इसको ऐड, 10 3 13, हाथ में 1 और 5 1 6, 635 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका सम जो है 635 है। अब हम देखते हैं 81 और 82वां सवाल। ये दोनों सवाल आसानी है, हालांकि ये वाला थोड़ा सा फंस सकता है अगर कोई मतलब जिसको पता ना हो कि कैसे अभाज्य संख्या निकालते हैं, तो 82 नंबर में वो बंदा फंस जाएगा। हालांकि मेरे पहले वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, उसको कैसे चेक किया जा सकता है। ठीक है, चेक करने का एक तरीका है। तो ये वाला तो सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें भी फंस सकते हैं कई लोग, तो इसलिए बता देता हूँ। यहाँ पे 110 के आगे 111 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 112 भी नहीं है, 113 है। जी हाँ, 113 है। क्या 114 है? नहीं है। क्या 115 है? नहीं है। क्या 116 है? नहीं है। क्या 117 है? नहीं है, बिकॉज 117 भी 13 से कट जाएगा। 118 भी नहीं है, 119 भी नहीं है, 119 भी 7 से कट जाता है। तो कई लोग 119 को अभाज्य संख्या मान लेते हैं। वो उन भाइयों को मैं बता दूं कि ये 7 से तो कट जाएगा ना, या 7 बार 7 एकम 7, 7 7 49, तो 119 भी नहीं है, यानी कि ओनली 113 है। तो आंसर आपका 1 होगा। 110 से 120 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या है? तो इसका एक नियम मैंने बताया था चेक करने के लिए, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए जहाँ पे वो नंबर हो। तो अब बिठा के देखते हैं। इसका नियम ये था कि अगर मान लो जैसे ए यहाँ पे 161 माने, तो n स्क्वायर या तो बड़ा या बराबर हो। तो n स्क्वायर यहाँ पे ऐसा देखना है जो इससे बड़ा आ जाए। तो अगर मैं 12 का स्क्वायर रखूँ तो 144 होगा। अगर 144 का 161 से बड़ा या बराबर है तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि मुझे 13 रखना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर रखूं तो क्या होगा? 169 होगा। यानी कि 169 161 से बड़ा या बराबर, बड़ा ही है, बराबर तो क्या बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि 169 इससे बड़ा है, n हो जाएगा 13, n हो जाएगा 13। तो 13 से पहले जितनी अभाज्य संख्या है वो लिख लो। 13 से पहले 2 है, 13 से पहले 5 भी है, 7 भी है, 9 नहीं है, 11 है। ठीक है, ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं 13 से पहले। अब क्या इसमें 161 में अगर इनमें से किसी से भी भाग लग जाएगा ना, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं लगेगा तो है। तो चलो चेक करते हैं। 2 से तो नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे 1 है। 5 से भी नहीं लगेगा, 0 होना चाहिए था या फिर 5 होना चाहिए था, तभी होता। 7 से, 7 का नियम क्या बताया था? 7 का नियम बताया था कि जो ये वाला है, ये 1 को डबल कर लो और इससे घटा लो, तो वो जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 7 से कट जाता है तो कट जाएगा। यानी कि अगर 161 है तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 16 में से घटाएंगे तो 14 आएगा, जो कि 7 से विभक्त हो जाएगा। यानी कि ये संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब दूसरा चेक करना पड़ेगा ऐसे ही, n स्क्वायर 221, तो क्या ये है? इसको भी देख लेते हैं। दिख ही रहा है कि 15 का स्क्वायर ही बड़ा होगा 221 से, बिकॉज 14 का तो 196 ही होता है, छोटा हो जाएगा। 15 का 225 होता है, तो यानी कि इससे पहले देखना है अभाज्य संख्या है। तो इससे पहले की अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 5 7 11 तो होंगी ही, इसके अलावा 13 भी होगी, है ना। 15 नहीं होगी। तो इनको देख लेते हैं। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से एक बार घटा लेते हैं। 22 में से अगर 2 घटाओगे तो 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटेगा? 11 से भी नहीं कटेगा। क्या 13 से कटेगा? तो 13 एकम 13, बच्चा कितना? 9 91, 13 7 91, हाँ ये 13 से कट जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। ऐसे ही निकलेगा ये, ठीक है। या तो फिर आपको ये पता हो कि इसका गुणनखंड 7 होता है और इसका गुणनखंड 13 होता है, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ये वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, या तो पता है तो ये कर लो। कोई से भी जल्दी से जल्दी आंसर पहुंचना, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर मान लो आप नहीं कर पा रहे हो तो इस वाले n स्क्वायर वाले से निकाल लो। अब इसको देखते हैं, n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 373। अब ये देखो,
यहाँ पे अगर 19 रखूँ तो 361 नहीं हो पाएगा, बिकॉज 361 इससे छोटा हो जा रहा है, हमें चाहिए बड़ा, तो हम रख लेंगे 20। 20 का स्क्वायर 400 होता है। 20 से पहले की संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो होता नहीं ना अभाज्य संख्या, 2 होता है ना मिनिमम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, मैंने बता भी दिया आंसर। चलो 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 17 और 19 ये आएगा। तो इनमें से देखते हैं, 2 से तो कटेगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पे ऑड नंबर है। फिर 3 से देखते हैं, 3 7 10 3 13, ये भी नहीं कटेगा। 5 से तो कटना ही नहीं, 5 और 0 होना चाहिए था। 7 से देखते हैं, इसमें से अगर इसका डबल कर दें 3 का तो 6 हो जाएगा, और इसमें से घटा लें 37 में से तो 31। 31 के 7 से कटेगा नहीं, कटेगा। 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से 33 और ये भी नहीं कट रहा है बिकॉज यहाँ पे 43 हो जा रहा है, तो 11 भी आउट। 13 से 13 दूना 26 बचा 9, सॉरी 11, 113, 13 से कटेगा नहीं, कटेगा। 17 से देखते हैं, 17 दूना 34 और बचा कितना? 3। 33 का 17 से कटेगा नहीं, कटेगा। 19 एक बार